यूनियन इंटरसेक्शन में जो अभी तक जैसे हम लोगों ने 5 पार्ट पढ़ा, उस 5 पार्ट्स में अभी तक वही सब क्वेश्चन हुआ है जो हमारे टेक्स्ट बुक में है, चाहे टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल में हो, चाहे उसके एक्सरसाइज में हो। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सेट से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज लगभग वही सब क्वेश्चन हो रहा होगा जो लास्ट के 5 ईयर्स में सेट से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। कोशिश करिएगा। अच्छा, एक और बात है कि हम लोगों को जैसे अब तो सारा सेट्स का बेसिक्स पढ़ा हुआ है और फिर यूनियन इंटरसेक्शन का मैक्सिमम क्वेश्चन करवाया जा चुका है और हर एक चीज़ को बहुत ही थॉरोली बताया गया है, बहुत ही डीपली बताया गया है। तो जो भी लोग हर एक लेक्चर को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे उन सबको ये पता होगा कि यूनियन इंटरसेक्शन तो बहुत बच्चे वाला काम हो गया करना कि 1 2 3 दिया हुआ है, 4 5 दिया हुआ है, उसका यूनियन फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन या डिफरेंस या सिमेट्रिक डिफरेंस या कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी फाइंड आउट करना है। उसके साथ साथ जो वेन डायग्राम हम लोग को बनाना था वो समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेट से कभी भी आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। पूछा भी जाएगा तो ऑब्जेक्टिव में बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम लगभग ना के बराबर आता है। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ सेट्स लगभग हर एक चैप्टर में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं होता है, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन जब यही क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है एज ए वर्ड प्रॉब्लम, तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम वेन डायग्राम को बहुत अच्छे से समझें। जैसे लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा कि कैसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो होता है वो वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग विद इन मिनट्स बना लेते हैं। तो हमारा पकड़ वेन डायग्राम पे सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके आज की क्लास को पढ़ने में आपको मजा आ रहा होगा, नहीं तो फिर बोरिंग हो जाएगा। इसलिए अगर पहले वाला वीडियो आपका नहीं देखा हुआ है, पहले वाले लेक्चर्स यूनियन इंटरसेक्शन के नहीं देखे हुए हैं, तो प्लीज जाकर उनको देख लीजिए, तब इस क्लास को देखिएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ, बहुत आसान क्वेश्चन है, इफ एन ए माइनस बी। हालांकि हर एक क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं होता है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो पाता है उतना क्वेश्चन तो करवाया ही जाएगा ताकि मैक्सिमम आइडिया लग सके आप लोगों को। देन फाइंड एन बी माइनस एन ना, ये 3 इंफॉर्मेशन मेरे पास है और इस 3 इंफॉर्मेशन से हमको एन बी भी फाइंड आउट करना है, एन बी माइनस ए भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को या किसी भी सेट्स के क्वेश्चन को बनाने का वेन डायग्राम होता है। वेन डायग्राम में हम लोग कर क्या रहे होते हैं, मेरे पास तो 2 ही सेट दिया हुआ है, ए एंड बी। यहाँ पे ए बना रहे होंगे, यहाँ पे बी, ये ए है, ये बी है, ये पूरा रेक्टेंगल एज ए यूनिवर्सल सेट काम कर रहा होगा। अच्छा, उसके बाद एन ए माइनस बी 18 है। जो लोग पहले पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि एन ए माइनस बी इस वाले रीजन को दिखा रहा होता है, ये वाला रीजन है, ये एन ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा और इसको एक आंसर 18 दिया हुआ है। फिर एन ए इंटरसेक्शन बी 25 दिया हुआ है, जो बीच में क्वेश्चन आएगा ये 25 दिया हुआ है, और एन ए यूनियन बी 70 दिया हुआ है, मतलब ये पूरा रीजन 70 दिया हुआ है। इसका मतलब इस वाले रीजन को हम बोलते हैं एन ए माइनस बी। ऐसे तो डायरेक्टली बना सकते हैं, लेकिन अगर इसको एज ए फॉर्मूला हमको दिखाना हो लिख के, तब इस तरह से दिखा रहा हूँ। ये एन ए माइनस बी है, ये वाला रीजन एन ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है, और प्लस ये जो रीजन बच गया ये अपने आप में एन बी माइनस ए कहलाता होगा। और ये तीनों रीजन एक साथ जब मिल रहा होगा तो हमको ये पूरा रीजन दे रहा होगा, जिसको कि एन ए यूनियन बी भी बोलते हैं। हो सकता है बहुत लोग को ये डाउट लग रहा होगा कि ये तो नया फार्मूला आ गया। ये नया फार्मूला है, लेकिन जो बेसिक फार्मूला आप लोगों का पढ़ा हुआ है एन ए यूनियन बी का, दैट इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। ये भी फार्मूला काम करता है। और अगर किसी को वेन डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर है तो वो खुद से फार्मूला डिराइव कर सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग के, अब चूंकि ये डिपेंड करता है कि डेटा किस तरह का दिया हुआ है, क्योंकि डेटा में ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अगर ये फार्मूला का काम लेना होता तो मेरे पास पूरा एन ए चाहिए था, पूरा एन बी चाहिए था, ये चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तोड़ तोड़ के दिया हुआ क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये मालूम करना है, तो इसको एक्स मान सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर पुट कर दे माइनस बी का वैल्यू 18, एन ए इंटरसेक्शन बी का 25, और प्लस में अगर इसका वैल्यू यहाँ पे एक सपोज किया गया तो एक्स लिखेंगे, और लास्ट में जो
यूनियन है ये पूरा मिला के, उसका आंसर दिया हुआ है 70, मतलब यहाँ पे हम लोग 70 रख रहे होंगे। तो x इक्वल्स टू 70 माइनस इन दोनों का सम उधर जाके माइनस हो रहा होगा, मतलब 43। अच्छा ये माइनस होके 27 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये x का वैल्यू 27 आ गया। इसका मतलब हम ये लिख रहे होंगे कि एन बी माइनस ए इक्वल्स टू में 27। अच्छा अब हमसे एन बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। एन बी का मतलब हो गया ये रीजन प्लस ये रीजन, मतलब ये पूरा अपने आप में एन बी कहलाना होगा। एन बी माइनस ए का मतलब क्या होता है? ओनली बी। इस रीजन का मतलब हो गया ऐसा स्टूडेंट जो ए में भी हो, जो बी में भी हो। इस रीजन का मतलब हो गया ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ ए में हो। अगर हमसे पूरे बी के बारे में पूछा जा रहा है, देन आई वुड कंसीडर दिस रीजन एंड दिस रीजन टुगेदर। तो ये दोनों मिलके ही बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मीन्स एन बी इक्वल्स टू विल बी इक्वल टू, अच्छा इसको अगर फॉर्मूला से दिखाना हो हमको, अगर एन बी को अगर हमको इस पूरे रीजन में फॉर्मूला के हिसाब से दिखाना है, तो हम एक तो एन ए इंटरसेक्शन बी लिख रहे होंगे ये, और प्लस में ये वाला रीजन, मतलब एन बी माइनस ए को लिख रहे होंगे। इसका मतलब जो इंटरसेक्शन है वो तो ऑलरेडी दिया हुआ 25, और जो बी माइनस ए है जो कि यहाँ पे आ चुका है 27, इस दोनों को ऐड कर रहे होंगे, मतलब 52 आंसर मेरा आ रहा होगा। ये तो एक तरीका हो गया, लगभग ये समझ में आ गया होगा सबको। ये तो एक तरीका हो गया प्रोसेस से बनाना। अगर हमको फॉर्मूला का यूज ही नहीं करना है तो सबसे बेस्ट अप्रोच था कि इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये तो गिवन है पहले से क्वेश्चन में, इस पूरे का वैल्यू दिया हुआ है, इस पूरे का आंसर दिया हुआ है 70। तो हम इस पूरे 70 में से इस 18 को और 25 को माइनस कर रहे होंगे। इसका मतलब 70 में से 43 माइनस हो रहा होगा, इसका मतलब ये आंसर आ रहा होगा 27। अब जब ये 27 आ जाएगा और हमको पूरा बी फाइंड आउट करना है, तो पूरा बी इक्वल्स हो जाएगा 25 प्लस 27, और ये दोनों मिलके 52 आंसर देना होगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि सबसे पहले तो चीज़ों को धीरे धीरे सीखना है, स्टार्टिंग से सीखना है, और जब पूरे अच्छे से पकड़ में आ जाए कि वेन डायग्राम कैसे काम करता है, फॉर्मूला कैसे काम करता है, तो लास्ट में जैसे हम लोग टेंथ क्लास में पढ़ रहे होते हैं या 8th क्लास में पढ़ रहे होते हैं, जैसे हम लोग को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि आपको प्रॉफिट लॉस को एक सौ मान के बनाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में लंबा लंबा फॉर्मूला के हिसाब से जाना होता है। लेकिन अगर उसको सही तरीके से पढ़ाया जाए तो ये मालूम पड़ता है स्टूडेंट को कि जो एक एक बोर्ड में क्वेश्चन बनना होता है उसको आदमी ओरल बना सकता है, विद इन सेकेंड्स बना सकता है, विद इन मिनट्स बना सकता है। तो सेम अप्रोच यहाँ भी होना चाहिए कि हमारा काम होना चाहिए कि हम बोर्ड के साथ साथ जो बोर्ड का पढ़ाई है, हमारे 12th का पढ़ाई है या 10th का पढ़ाई है, उस पढ़ाई के साथ साथ मेरे में इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि हम सेम क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स बना सकते। इन ए क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट, किसी क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं, नंबर फ्रॉम 1 to 120, जिनके पीछे 1 2 3 ऐसे 4 बढ़ते बढ़ते 120 तक लिखा हुआ है। पीछे का मतलब शर्ट के पीछे समझना है और कहीं नहीं समझना है। ऑल इवन नंबर स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर फिजिक्स, और जिनके पीछे भी इवन नंबर लिखा हुआ है वो सारे फिजिक्स को ऑप्ट कर रहे होंगे। एंड दोज हुज नंबर डिवाइडेड बाय 5, और जिनके पीछे लिखा हुआ नंबर 5 से कट रहा होगा वो सारे केमिस्ट्री को प्रीफर कर रहे होंगे, पहले फिजिक्स को फिर केमिस्ट्री वाले। एंड दोज हुज नंबर डिवाइडेड बाय 7 ऑप्ट फॉर मैथ्स, और जिनके पीछे भी 7 लिखा हुआ होगा वो सारे स्टूडेंट्स मैथ्स को प्रीफर कर रहे होंगे, मतलब मैथ्स पढ़ने वाला स्टूडेंट सबसे कम होगा। हाउ मेनी ऑप्ट फॉर नन ऑफ द सब्जेक्ट, तो कितने सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे इस 120 में जो कि बिना पढ़ाई करने वाले होंगे, जो कि किसी सब्जेक्ट्स को प्रीफर नहीं कर रहे होंगे, मतलब कुछ और काम कर रहे होंगे, कोई और सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे ये समझ में आता है कि जो टोटल स्टूडेंट है क्लास में 120 है, और ये जो टोटल स्टूडेंट है इसको यूनियन भी बोल सकते हैं, और इसको यूनिवर्सल सेट भी बोला जा सकता है, और इसको यूनियन भी बोला जा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि जो मेरे पास 3 सेट्स अवेलेबल है, ए का, बी का और सी का, कि 120 में क्या कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो इन तीनों सेट्स के बाहर जा रहा है। अगर इस 120 में मान लेते हैं कि कम से कम एक भी स्टूडेंट ऐसा होता है तो इस तीनों सेट के बाहर चला जाता है, मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट जो ना मैथ्स पढ़ रहा हो ना फिजिक्स या केमिस्ट्री, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इसके बाहर चला जाता है, तब उस केस में इसको एज ए यूनिवर्सल सेट ट्रीट कर रहे होंगे। अदरवाइज अगर 120 स्टूडेंट इसके अंदर लाई करेगा तो इसको यूनियन ट्रीट कर रहे होंगे। तो ये तो एक कंसेप्ट था जिसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाना है।
अच्छा, इसको बताने के पहले छोटा सा कंसेप्ट जो कि बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए कि एक क्लास है, इस क्लास में 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, और सबके पीछे लिखा हुआ है ऐसे नंबर 1 2 3 4 5। पीछे का मतलब शर्ट के पीछे समझना, और कहीं नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अच्छा, मतलब ये जो 10 स्टूडेंट है उनके पीछे ऐसे नंबर लिखा हुआ है, और हमसे ये पूछा जाए कि चलिए बताइए कि कितना सारा स्टूडेंट है इस 10 स्टूडेंट में जिनके पीछे इवन नंबर लिखा हुआ है। तो चूंकि आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि ये इवन नंबर होता है, ये भी इवन नंबर होता है, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन, ये भी इवन नंबर है। तो आप बहुत आसानी से काउंट करके बता रहे होंगे कि 1 2 3 4 5, मतलब 5 ऐसा स्टूडेंट है इस पूरे क्लास में जो जिनके पीछे इवन नंबर लिखा हुआ है। तो ऐसे बच्चा की तरह काउंट नहीं करना है। सबसे पहले मेरे पास ये टोटल 10 नंबर है, 10 में सीधा 2 का डिवाइड कर रहा होंगे, 5 आंसर आ रहा होगा। तो हम ये बोल रहे होंगे कि इस पूरे 10 स्टूडेंट में 5 ऐसा स्टूडेंट है जिसपे इवन लिखा हुआ है, और अगर 10 में 5 इवन वाले हो गए तो 5 ऑड वाले हो जाएंगे। 1 मिनट से मतलब अगर 10 नंबर लिखा हुआ है और इवन का पूछा जाएगा तो 10 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो 5 आंसर हो जाएगा, और वही आंसर इवन का आ रहा होगा। और पूरे 10 में से 5 को अगर माइनस कर देते हैं तब जो आंसर आ रहा होगा वो ऑड का हो जाएगा। अच्छा सर, 1 मिनट, अगर इस 10 की जगह पे 11 स्टूडेंट होता तब तो इसी 11 में 2 का डिवाइड करते हैं, तब तो ये पूरा डिवाइड ही नहीं हो रहा होता। हाँ, तो हमेशा मुंह उठा के आंसर एक ही टाइप से नहीं देना है। यहाँ पे ये चीज़ चेक करना है कि हाँ 1 से लेके 11 तक का नंबर लिखा हुआ है, और जब 1 से लेके 11 तक का नंबर लिखा हुआ है उसके भी पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 लिख दिया है, इसमें 3 नंबर है और ऑड से ही स्टार्ट है, ऑड ही एंड हो रहा है। तो जब कोई भी लगातार नंबर ऑड से ही स्टार्ट हो और ऑड पे ही एंड हो तो उसमें ऑड ज़्यादा बार आता है कंपेयर टू इवन, मतलब इवन से एक ज़्यादा बार आ रहा होगा। और जैसे 2 3 4 लिख दिया जाए, अगर कोई भी लगातार नंबर में स्टार्टिंग का नंबर भी इवन हो और एंड का नंबर भी इवन हो तब उस सारे सीरीज में इवन ज़्यादा बार आ रहा होगा कंपेयर टू ऑड, और वो बस एक ज़्यादा बार आ रहा होता है। इसका मतलब जैसे यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है तो हमको बार बार ये चेक भी करना होता है कि अगर पहला ऑड है और लास्ट वाला भी ऑड है, इसका मतलब इस पूरे सीरीज में ऑड ज़्यादा बार आ रहा होगा और इवन कम बार आ रहा होगा। इसका मतलब हमको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसमें 1 जोड़ के 2 का डिवाइड कर देना। तो 11 + 1 12/2, इसका आंसर आ रहा होगा 6। इसका मतलब इस पूरे सीरीज में 6 ऑड नंबर होगा, और अगर हमको इवन फाइंड आउट करना है तो या तो इससे 1 कम कर दें, नहीं तो दूसरा तरीका है कि 11 में से 1 जोड़ें, तो यहाँ पे 11 में से 1 हटा के 2 का डिवाइड करना है, तो 10/2 यहाँ पे 5 आंसर आ रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग ऑड इवन फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसको काउंट करके भी आंसर निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऑड नंबर हो गया, और 1 2 3 4 5 इवन नंबर हो गया। तो आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीका से हम लोग ऑड इवन फाइंड आउट कर सकते हैं दिए हुए सीरीज में। तो ये कंसेप्ट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन में इसी का काम है। ये जो 1 2 3 ऐसे करते करते लास्ट में जो 120 लिखा हुआ है, ये जो टोटल 120 स्टूडेंट हैं इनमें से वो सारे स्टूडेंट जिनके पीछे इवन नंबर लिखा हुआ है, इवन नंबर का मतलब 2 4 लिखा हुआ है, वो सारे फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। पहले ही हम डिफाइन कर देते हैं कि फिजिक्स वाले को ए सेट के अंदर रखते हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले को बी सेट के अंदर रखते हैं, और मैथ्स पढ़ने वाले को सी सेट के अंदर रखते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग फिजिक्स विल बी इक्वल टू 120/2। इसका मतलब इसका आंसर 60 आ रहा होगा। मतलब इस पूरे 120 में टोटल 60 ऐसे स्टूडेंट होंगे। अच्छा, डायरेक्ट 2 का डिवाइड क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 से स्टार्ट है, ऑड से स्टार्ट है, इवन पे खत्म हुआ है, तो जितना ऑड होगा उतना ही इवन होगा, इसलिए 2 का डिवाइड किया जाएगा। अच्छा, केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो केमिस्ट्री पढ़ने वाले वही स्टूडेंट हैं जिनके पीछे 5 है, मतलब जिनके पीछे वही नंबर लिखा हुआ है जो 5 से कटने वाला है। इसका मतलब हमको 120 में अगर 5 का डिवाइड कर रहे हैं हम तो जो आंसर आ रहा होगा वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। सिमिलरली अगर मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट का फाइंड आउट करना है तो मैथ्स पढ़ने वाले वो सारे स्टूडेंट हैं जिनके पीछे 7 लिखा हुआ है। इसका मतलब 120 में 7 का डिवाइड करना होगा। अच्छा, 120 में तो 7 का डिवाइड होगा नहीं, जैसे
1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये पूछा जाए कि इसमें कितना सारा स्टूडेंट है जो मैथ्स पढ़ने वाला है, और वही मैथ्स पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा जिसके पीछे 7 लिखा हुआ है। तो मेरे पास टोटल अगर 8 नंबर है और यहाँ पे 7 का डिवाइड कर दें तो ये तो पूरा एक बार में लग रहा होगा। रिमाइंडर जो भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, जितने बार में डिवाइड होगा वही आंसर हो जाएगा। ऐसे तो फिजिकली काउंट करके भी देखा जा सकता है, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि डिवाइड करके भी देखा जाए। मान लेते इसको बढ़ा भी देते हो, 9 10 फिर 11, इस तरह से अगर नंबर को बढ़ा भी दें, जैसे मान लेते हैं कि 11 तक लिखा हुआ है, तब भी 11 में 7 का डिवाइड कर देंगे, एक ही बार में लग रहा होगा। जितने बार में पूरा पूरा लगे वही आंसर हो जाता है। तो 120 में अगर 7 का डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ रहा होगा 16 17। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे हमको ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी ऑप्ट फॉर नन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हमको फाइंड आउट क्या करना है, जैसे ये ए है, ये बी है और यहाँ पे सी है, ए बी सी लिखा हुआ है। ये मैथ्स पढ़ने वाले हैं, सॉरी ये फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, ये केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ये मैथ्स पढ़ने वाले हैं, मतलब और ये पूरा 120 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितना स्टूडेंट ऐसा है जो इसके बाहर लाई कर रहा है, जो इनमें से कोई नहीं पढ़ रहा है। तो हमको पूरी यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी यूनियन सी को माइनस करना होगा। मतलब ये पूरा जो ए यूनियन बी यूनियन सी बना, इसको पूरे यूनिवर्सल सेट में से मतलब 120 में से माइनस करना होगा। उसके लिए करना क्या होगा, हमको तो मेरे पास तो ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस में एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, 3 आंसर आ चुका है, जैसे एन ए आ चुका है, एन बी आ चुका है, एन सी आ चुका है, लेकिन बाकी एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी और एन सी इंटरसेक्शन ए आना बाकी है। तो इसके लिए भी कंसेप्ट समझाना होगा। हालांकि बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, तभी जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको समझना चाहिए। जैसे ये 10th क्लास में सबका पढ़ा हुआ है, कोई नंबर 2 से करता है, कोई नंबर 5 से करने वाला है। क्वेश्चन ये होता था 10th क्लास के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में कि 500 से कम कितना सारा ऐसा नंबर है जो 2 से भी कटे और 5 से भी कटे। उस केस में हम क्या करते थे, 2 और 5 का एलसीएम ले रहे होते थे। एलसीएम आता था 10। इसका मतलब जो भी नंबर 10 से कटने वाला होगा वो सारा नंबर 2 से भी कटेगा, वो सारा नंबर 5 से भी कटेगा। इसका मतलब यहाँ से हमको ये करना है कि अगर हमको ए का बी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ए का मतलब फिजिक्स और बी का मतलब, ए का मतलब फिजिक्स है और बी का मतलब केमिस्ट्री है। फिजिक्स सारे इवन वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, केमिस्ट्री सारे 5 से कटने वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो मैथ्स है वो सारे 7 से डिवाइड होने वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमको ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो इवन का मतलब जो सारा 2 से नंबर कट रहा होगा और यहाँ पे 5 से कटने वाला है। इसका मतलब ए और बी के इंटरसेक्शन में वही नंबर आएगा जो 10 से कटने वाला होगा, क्योंकि 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है। इसका मतलब यहाँ पे हम 120 में 10 का डिवाइड कर रहे होंगे तो 12 आंसर आएगा। मतलब 12 स्टूडेंट ऐसा होगा जो फिजिक्स भी पढ़ रहा होगा, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा होगा। वैसे ही अगर हमको बी का सी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, मतलब 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो वो 35 आ रहा होगा। मतलब इसमें हमको 35 का डिवाइड करना है। तो जब 120 में 35 का डिवाइड करेंगे तो 3 बार में पूरा पूरा लगता है। तो जितने बार में पूरा पूरा लगे उसी आंसर को यहाँ पे लिखना है। फिर अगर ए का सी के साथ इंटरसेक्शन करना है, मतलब 2 का और 7 का, तो 2 और 7 का एलसीएम आएगा 120 डिवाइडेड बाई 14। 2 और 7 का एलसीएम होगा 14। इसका मतलब 120 में हमको 14 का डिवाइड कर देना है। और जब 120 में 14 का डिवाइड हो रहा होगा तो ये 8 बार में पूरा पूरा कट रहा होगा, है ना। 8 बार में पूरा पूरा कट रहा होगा। मतलब मेरे पास 3 आंसर आ गया। एक और हमको चीज़ फाइंड आउट करना है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं। उसके लिए हमको तीनों का एलसीएम लेना होगा, 2 5 7 का एलसीएम लेना होगा। तो 2 5 7 का एलसीएम 70 आ रहा होगा। 2, 5, 7 का एलसीएम 70 आ रहा होगा। इसका मतलब हमको 120 में 70 का डिवाइड कर देना है। तो
क्योंकि ये एक ही बार में पूरा पूरा खत्म होगा। जैसे 120 में अगर 70 का डिवाइड करें तो 2 बार में तो लगा नहीं सकते, यहाँ एक ही बार में लगेगा। रिमाइंडर जो भी है उसका कोई मतलब नहीं है, जितने बार में पूरा पूरा डिवाइड लगता है वही आंसर हो जाता है। मतलब 1 से 120 में 70 का सिर्फ एक ही मल्टीपल आ रहा होगा और वो खुद 70 ही होगा। इसका मतलब इसका आंसर 1 हो गया। और इस सारे डेटा की हेल्प से अब हम A यूनियन B यूनियन C फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A यूनियन B यूनियन C का आंसर फॉर्मूला क्या होता है? NA प्लस NB प्लस NC माइनस का तीनों इंटरसेक्शन बारी बारी से, मतलब 12 -3 -8 और लास्ट में इंटरसेक्शन को जोड़ रहे होते हैं। मतलब ये तीनों मिलकर हो जाएगा 1 और इसमें से घट रहा होगा 11 23 माइनस का 22 हो रहा होगा। इसका मतलब 89 आंसर आ रहा होगा। एक बार इसको ये तो आंसर आएगा A यूनियन B यूनियन C का। और हमको ये बताना है कि कितने सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, तो पूरे 120 में से हमको ये तीनों इंटरसेक्शन को माइनस कर देना है। अगर ये माइनस हो जाएगा तो 11 और भी 31 आंसर आ रहा है। एक बार सिर्फ कैलकुलेशन मिला लीजिएगा, कहीं गलती। एक बार फाइनली इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि 1 से लेके 120 तक टोटल स्टूडेंट बैठा हुआ है और हर एक के पीछे नंबर कंसेक्यूटिव लिखा हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा हुआ है और लास्ट में लास्ट वाले स्टूडेंट के पीछे 120 लिखा हुआ है। तो वो सारा स्टूडेंट जिसके पीछे इवन नंबर लिखा हुआ है वो केमिस्ट्री पढ़ने वाला है। वो सारा स्टूडेंट जिसके पीछे 5 से कटने वाला नंबर लिखा हुआ है वो सब केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट है। और जिनके पीछे 7 का मल्टीपल लिखा हुआ है वो सब मैथ्स पढ़ने वाले हैं। तो अगर 120 स्टूडेंट में टोटल इवन नंबर वाले स्टूडेंट फाइंड आउट करना है तो 2 का डिवाइड करेंगे। 5 के मल्टीपल वाले का आंसर फाइंड आउट करना है तो 5 का डिवाइड करेंगे। 7 का मल्टीपल वाले का तो 7 का डिवाइड कर देंगे। अब कितना सारा ऐसा स्टूडेंट है जो फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में पढ़ रहा होगा, मतलब ऐसा स्टूडेंट जो फिजिक्स भी पढ़ रहा होगा केमिस्ट्री भी पढ़ रहा होगा, उसके लिए 2 और 5 का एलसीएम लेंगे, 10 आएगा। तब 120 में 10 का डिवाइड कर देना है तो 12 आंसर आ रहा होगा। उसी तरह से बी और सी के लिए, मतलब केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए हमको 5 7 का एलसीएम 35 को 120 में डिवाइड करना होगा, तब जो क्वेश्चन आ रहा होगा वो केमिस्ट्री भी पढ़ने वाला होगा और मैथ्स भी पढ़ने वाला होगा। ऐसा लास्ट में है ए एंड सी का। ए एंड सी मतलब 2 और 7 का एलसीएम 14 से इसमें डिवाइड कर दिया गया तो आंसर आ गया। कितना सारा ऐसा स्टूडेंट है जो तीनों पढ़ रहा है, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन अगर फाइंड आउट करना है, मतलब जो तीनों में कॉमन हो। तो कॉमन के लिए जैसे ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 5 7 तीनों से दिखता है, ये 6th 7th क्लास में पढ़ाया जाता है। उसके लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं और तीनों नंबर का एलसीएम आता है 70। तो जैसे जिस भी स्टूडेंट के पीछे 70 लिखा होगा वो 2 से भी करता है, वो 5 से भी करता है, वो 35 से 7 से भी करता है। मतलब ये स्टूडेंट केमिस्ट्री भी पढ़ रहा होगा, फिजिक्स भी पढ़ रहा होगा, मैथ्स भी पढ़ रहा होगा। तो वो 1 से लेके 120 में ऐसा 70 का मल्टीपल एक ही बार आएगा, क्योंकि दूसरा तो 140 हो जाएगा और 140 इसके रेंज के बाहर ही चला जाएगा। मतलब इस पूरे 120 स्टूडेंट में सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऐसा है जिसके पीछे 70 लिखा हुआ है, 70 लिखा हुआ है, जो तीनों पढ़ रहा होगा। इस तरह से मेरे पास सब डेटा अवेलेबल हो गया और इन सारे डेटा को अगर हम फॉर्मूला में पुट कर दें तो हमको ए यूनियन बी यूनियन सी फाइनल मिल जाएगा। और जैसे ये बताया गया था लास्ट में कि जब ए बी और सी, ए इसी को बोलते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर इसको हटा दें तो ये पूरा फिगर कहलाता है ए यूनियन बी यूनियन सी। और ये पूरा टोटल डेटा दिया होता है 120। अगर इस पूरे 120 में से 71 को माइनस कर दें 79 को, तो जो निकल के आ रहा होगा वो ऐसा स्टूडेंट होगा जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा होगा। आई होप क्लियर होगा सबको। ये थर्ड क्वेश्चन है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स, मतलब जैसे कोई कंपटीशन हुआ, ब्यूटी कंपटीशन हुआ कि कौन कितना सुंदर है, उस कंपटीशन में जैसे आप लोग टीवी में भी देखते हैं कुछ जज बैठे हुए होते हैं, तो सेम कंडीशन यहाँ पे कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स voted for Mr. A and 2/3 voted for Mr. B. 2/3 voted for Mr. B
एंड हाफ वोटेड फॉर मिस्टर ए, 10 वोटेड फॉर बोथ, 10 ऐसे एक्सपर्ट्स थे, 10 ऐसे जज थे जिन्होंने दोनों के लिए वोट किया, एंड 6 डिड नॉट वोट फॉर आइदर, मतलब 6 ऐसे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने किसी के लिए भी वोट नहीं किया। देन हाउ मेनी एक्सपर्ट्स वेर देयर इन द टीम, तो उस टीम में कितने आदमी थे। तो फिर से वही अप्रोच लगाना है हमको, तो सिर्फ वेन डायग्राम से ही क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि टोटल कितना सेट दिया हुआ है, कितने तरह का अलग अलग सेट दिया हुआ है। तो सेट 2 ही तरह का बनना होगा, एक तो मिस्टर ए के लिए, एक मिस्टर बी के लिए। इसका मतलब इस पूरे वेन डायग्राम में हम 2 ही सर्कल बना रहे होंगे, एक ए के लिए, एक बी के लिए। अब क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम मान लेते हैं ये चूंकि समझाना है तो लिखना कंपल्सरी है, नहीं तो ये तो मन ही मन बन रहा होता है। लेट नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स इन द कंपटीशन इक्वल्स टू में एक्स मान लिया। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि हाफ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स वोटेड फॉर मिस्टर ए, मतलब ये पूरे ए के लिए हाफ एक्सपर्ट ने वोट किया, और फिर 2/3, मतलब जो एक्स का 2/3 होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स का जो 2/3 संख्या होगा वो पूरा बी के लिए वोट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कि 10 वोटेड फॉर बोथ, 10 ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने दोनों के लिए वोट्स किया। अब ये बताना है कि अगर ये पूरे x/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये अकेले कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, x/2 - 10 को। सेकेंडली, अगर ये पूरा 2/3x को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें से ये अकेले 10 है, इसका मतलब ये वाला रीजन 2x/3 - 10 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और आगे क्वेश्चन में क्या है कि 6 ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, 6 डिड नॉट वोट फॉर इधर, मतलब 6 ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने किसी के लिए वोट किया, ना ऐसे एक्सपर्ट्स जो ना इस रीजन में आ रहे होंगे ना इस रीजन में आ रहे होंगे, मतलब वो इसके बाहर जा रहे होंगे लेकिन रेक्टेंगल के अंदर। बाहर का मतलब बोर्ड के बाहर नहीं कर देना, बाहर का मतलब इस सर्कल के बाहर जा रहे होंगे लेकिन इस रेक्टेंगल के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन हमको ये पता है कि ये पूरा जो रेक्टेंगल है ये टोटल एक्सपर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल एक्सपर्ट का मतलब एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही सपोज किया कि टोटल नंबर ऑफ एक्सपर्ट इक्वल्स टू एक्स। इसका मतलब जितना भी इसमें नंबर्स है सबका सम कितना आना चाहिए, एक्स के बराबर आना चाहिए। जैसे x/2 माइनस का 10 प्लस 2x/3 माइनस का 10 प्लस का 10 ये, और फिर प्लस का 6, ये सब मिला के x के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो x/2 और 2x/3 को अगर सॉल्व करें तो 3, 4, 7x/6 हो जाएगा, है ना। और ये 10 से 10 कैंसिल आउट, 6 में से 4 गया, 10 गया, -4 इक्वल्स टू x। ये x इसमें से माइनस हो रहा होगा तो x/6 आएगा, तो 4 उधर चला जाएगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 24। इट मीन्स दैट देयर आर टोटल 24 एक्सपर्ट्स इन दैट पैनल, आउट ऑफ विच, अच्छा क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि कितने सारे स्टूडेंट, कितने सारे एक्सपर्ट्स ने सिर्फ ए के लिए वोटिंग किया है। सिंस वी हैव टोटल 24 नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स, तो इस वैल्यू को हम पुट करके बना सकते हैं। इफ आई पुट x इक्वल्स टू 24 हियर, आई हैव 24/2 मीन्स 12 एंड 12 - 10 इक्वल्स टू 2 आंसर आ रहा होगा। मतलब अगर 24 को यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो 24/2 12 आ रहा होगा, और 12 में से 10 जाएगा, 2 आंसर आ रहा होगा। तो ऐसे इसका आंसर 2 आएगा। वैसे ही अगर 24 को यहाँ पे पुट कर दिया जाए, 24/3 8, 8 2 16, 16 - 10 6 आ रहा होगा। तो 10 ऐसे हैं जिन्होंने दोनों के लिए वोट किया, 2 ऐसे हैं जिन्होंने केवल ए के लिए वोट किया, 12 ऐसे हैं जिन्होंने ए के लिए वोट किया, 16 ऐसे हैं जिन्होंने बी के लिए वोट किया। बस हो गया, इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसमें तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। यूजिंग द वेन डायग्राम क्वेश्चन को बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान, मतलब विद इन मिनट्स बना सकते हैं। ये तो आदमी को समझाना होता है बोर्ड पे सामने वाले को, तो इतना टाइम लग रहा होता है। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि आप हर एक क्वेश्चन में वेन डायग्राम का अप्रोच लगा के बना सकें, बिकॉज दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द क्वेश्चन बिलोंगिंग टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। और सेट्स वाले क्वेश्चन में हमको ज़्यादा अप्रोच इसी का लगाना है। स्टार्टिंग में तो प्रैक्टिस करना है फॉर्मूला से, जो जितना फॉर्मूला पहले पढ़ाया गया, लेकिन फाइनली आपको इस पे आगे प्रैक्टिस करना है कि टाइम कम लगे क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं हम लोग, नोट। ये जो 4th नंबर क्वेश्चन है कि सेट P comprises of all the multiples of 4 less than 500,
है ना। और फिर ये तो पहला सेट हो गया। फिर सेकेंड नंबर पे सेट Q कंप्राइजेज ऑफ ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 500। और तीसरा R सेट है जो कि उन सारे मल्टीपल्स को, सेट R कंप्राइजेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6 लेस देन 500, मतलब 6 का सारा मल्टीपल 500 से कम, वो सारा नंबर R सेट के अंदर जाएगा। मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, वो भी ऑल मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए और 500 से कम होना चाहिए। वो सारे नंबर्स को हम क्यों में रख रहे होंगे। और P के लिए वो सारा नंबर जो 4 का मल्टीपल है और 500 से कम है उसको हम P के अंदर रख रहे होंगे। जैसे इसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट, ये सब 10th क्लास का ही बेसिक्स है। जैसे एक छोटा सा कंसेप्ट है कि 100 से कम वो कौन सा नंबर है जो 7 से कट रहा होगा। तो एक तो तरीका है कि हम मैनुअली सोचे, डिवाइड कर करके बनाएं, और दूसरा एक शॉर्ट तरीका होता है कि अगर 100 से कम पूछा जा रहा है तो 7 से इसमें डिवाइड कर दिया जाए। एक बार में लगेगा 7, यहाँ पे 3 आ रहा होगा, फिर 0, फिर 4 बार में लग रहा होगा 28, यहाँ पे 2 बचेगा। तो जब किसी नंबर से छोटा मल्टीपल पूछा जाए किसी भी नंबर का, तो हमको उस नंबर से उस वाले नंबर में डिवाइड करना है। उस वाले से उस वाले में मतलब जिस वाले से जिसका हमको मल्टीपल फाइंड आउट करना है, और जिसके पहले फाइंड आउट करना है उसको बीच में रखना है, और जिसका फाइंड आउट करना है उससे डिवाइड करना है। तो उस टाइम पे जो रिमाइंडर बच रहा होगा सीधा उसको नंबर से माइनस कर देना है। मतलब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे क्वेश्चन ये पूछा है कि बताइए कि 650 से कम कौन सा ऐसा नंबर है सबसे बड़ा, जस्ट 650 से पहले वाला नंबर जो 7 से पूरा पूरा करता है। तो 7 से इसमें डिवाइड लगाना है, 9 बार में 63 लगेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, 0 आएगा, फिर 2 बार में 14 आएगा, 6 बच जाएगा। अब इस 6 को अगर हम डायरेक्ट माइनस कर रहे होंगे तो जो भी उससे आंसर आ रहा होगा वो एक ऐसा नंबर होगा जो 7 का मल्टीपल होगा। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। जैसे पूछा जाए कि 9, 9, 5, मान लेते कोई भी रैंडमली अपने मन से एक नंबर दे दी, और इससे छोटा 7 से कटने वाला नंबर चाहिए जो जस्ट इसके नज़दीक होगा। तो जब 7 से इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो एक बार में जाएगा 2 आएगा, फिर 4 टाइम्स में जाएगा 28 आएगा, और फिर यहाँ पे 1 और 5 यहाँ से आएगा, 2 बार में लग जाएगा 14 आ जाएगा। आंसर 1 आ रहा होगा। 1 को अगर इससे माइनस कर देंगे, इसका मतलब 994 एक ऐसा नंबर होगा दैट इज जस्ट लेस देन 995, एंड दिस नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 7 कम्प्लीटली। ये तो एक तरीका हो गया किसी नंबर से जस्ट छोटा नंबर फाइंड आउट करने के लिए। अगर ये पूछा है 100 से जस्ट बड़ा नंबर बताना है जो 7 से पूरा पूरा करता है, तो जस्ट छोटा के लिए रिमाइंडर को सीधे नंबर से माइनस करना है, और जस्ट बड़ा नंबर के लिए इस नंबर को हम 7 से डिवाइड करना होंगे। उतने ही 14 बार में लगेगा, इधर कुछ होगा और नीचे 2 आ रहा होगा। तो जब हमको इस नंबर से बड़ा वाला नंबर फाइंड आउट करना है तो उस केस में हमको रिमाइंडर को घटाना नहीं है, पहले रिमाइंडर को यहाँ से माइनस कर रहे होंगे। मतलब ये जो नंबर है इसमें ऐड कर रहे होंगे इस दोनों के डिफरेंस को, मतलब 7 - 2। ये 100 प्लस में 5 आ जाएगा, मतलब 105 आ जाएगा। मीन्स 105 इज द नंबर विच इज जस्ट ग्रेटर देन 100, and that number is also divided by 7। ये क्लियर हो रहा होगा सबको। एक और इसमें क्वेश्चन, फाइंड द नंबर विच इज जस्ट ग्रेटर देन 200 एंड इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय, मान लेते हैं यहाँ पे 9। अच्छा, तो अगर 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 बार में लगेगा, 2 बचेगा, 0 आएगा, फिर 2 बार में लगेगा, 18 आएगा, 2 आएगा। तो 200 से जस्ट बड़ा वाला नंबर अगर लिखना है तो 200 को तो लिख ही रहे होंगे, प्लस में इस दोनों के डिफरेंस को लिख देना हमको 9 - 2। ये कोई ट्रिक नहीं है, एक तरीका है जिससे कि हम इसका आंसर जल्दी फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो ये 7 आएगा और इसको इसमें ऐड कर रहे होंगे तो 207 आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट अगर सबका क्लियर है तो उसमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है, मेरे पास 3 सेट है, एक P है, एक Q है, एक R। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। N और यहाँ पे भी N लगा देना। अच्छा, ये तो समझाने के लिए N मान लेते हैं, N नहीं भी लगा है तो आप लोग को समझना है कि हाँ इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स में यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो 500 से कम 4 से कटने वाला, मतलब 4 का मल्टीपल कौन कौन सा नंबर हो सकता है 500 से कम। तो एक तो तरीका है कि वो तो एकदम स्लो स्टूडेंट के लिए, जो लोग हल्का सा भी मैथ में स्ट्रॉन्ग है उनको पता है कि ये 4 से पूरा पूरा करता है। तो अगर ये 400 से पूरा पूरा करता है तो इससे जस्ट छोटा नंबर कौन होगा, इससे 4 माइनस कर रहे होंगे, इससे 4 माइनस कर रहे होंगे तो 496 आ रहा होगा। इसका मतलब इसके सेट के अंदर में पहला 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 12 आएगा, ऐसे बढ़ते 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 496 आ जाएगा। मतलब
1 से लेके 500 तक में ये सारा ऐसा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है। फिर सेकंड नंबर पे जो क्यू सेट में नंबर आएगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, उसमें भी और मल्टीपल होना चाहिए। जैसे पहला नंबर तो 7 होगा, फिर 14 होगा, फिर 28 होगा, सॉरी 21 होगा, फिर 28 होगा, फिर 35 होगा, ऐसे डॉट डॉट करते करते 500 के नज़दीक तक जाना है। वही प्रोसेस करना है। 500 पे 7 का डिवाइड करेंगे, 7 से पूरा पूरा रहेगा, एक बचेगा 0, फिर एक बार में 7 और यहाँ पे 3 बचा होगा। तो हमको सीधा इस 3 को इससे माइनस कर देना है। मतलब लास्ट में जब इससे इसको माइनस कर रहे होंगे तो 497 मिल रहा होगा। इसका मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो 500 से जस्ट छोटा और 7 से कटने वाला नंबर है। ठीक है, तो हमको इस सेट के अंदर सिर्फ 7 के ऑड मल्टीपल्स को लिखना है। मतलब 7 1 7, 7 3 21, 7 5 35, सारे ऑड मल्टीपल्स को लिखना है, ना कि इवन मल्टीपल्स को। मतलब हम इसको इग्नोर कर रहे होंगे, इसको इस सेट में नहीं लिख रहे होंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसको हटाएं कैसे। तो जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जिसमें बताया गया था कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक काउंट करें टोटल कितना नंबर है, यहाँ से यहाँ तक अगर काउंट करें टोटल कितना नंबर है, तो जैसे ये कंसेप्ट बताया गया था 135, इसमें 3 नंबर है, ऑड से स्टार्ट हुआ, ऑड पे एंड हुआ। तो 3 में 1 को जोड़ना है, 2 का डिवाइड करना है, तो आंसर 2 आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ भी ऑड से स्टार्ट हो रहा है और ऑड पे ही एंड हो रहा है, ऑड से स्टार्ट हो रहा है, ऑड पे ही एंड हो रहा है, और सब 7 का मल्टीपल है। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें ऑड नंबर ज्यादा बार आ रहा होगा और इवन उससे जस्ट 1 कम आ रहा होगा। वहां तो लगातार नंबर था इसलिए 2 का डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे 7 से कटने वाला नंबर है। तो इसमें सबसे बेस्ट अप्रोच है, अब जैसे वहां पे लगातार नंबर था, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हो सकता है किसी किसी को नहीं समझ आ रहा हो। तो पहले तो सेट मिलेंगे, तो पहला 7, फिर 21, पहला 7, फिर 21, फिर 35, फिर ये बढ़ते बढ़ते लास्ट में 497 लिखा होगा। ये सबको क्लियर होना चाहिए। इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 500 से छोटा वो सारा नंबर जो 7 का मल्टीपल हो, 500 से छोटा वो सारा नंबर जो 7 का मल्टीपल हो, और 7 का सिर्फ वही मल्टीपल जो ऑड मल्टीपल हो। ऑड मल्टीपल का मतलब 7 में 1 का गुना हो रहा हो, या 7 में 3 का, या 7 में 5 का, इस तरह वाले सारे नंबर्स को हमको लिखना है। तो पहला तो 7 हो गया, फिर 21, फिर 35, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये, अच्छा जो भी ऑड मल्टीपल होगा सारा ऑड नंबर होगा, इसका मतलब ये भी ऑड मल्टीपल है, तो इसको भी वहाँ पे पुट किया गया। इसको बाद में फाइंड आउट करते हैं तो टोटल कितना नंबर होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे है कि 6 का मल्टीपल होना चाहिए 500 से कम। इसका मतलब इस सेट में, अच्छा इसमें कहीं ऑड इवन डिफाइन नहीं किया, 6 का सारा मल्टीपल, तो 6 फिर 12 फिर 18, ऐसे बढ़ते बढ़ते 500 से जस्ट कम वाला नंबर के लिए फिर वही प्रोसेस करना है, 6 से डिवाइड करेंगे, और ये 8 बार में लग रहा होगा 48, फिर 2 0, फिर 3 बार में लग रहा होगा, इसका मतलब 2 आ जाएगा, 2 को इससे माइनस कर देंगे, 498 आ रहा होगा। इस तरह से। अच्छा अब हमको ये बताना है कि अगर 4 8 12 यहाँ तक गया तो ये टोटल कितना नंबर है, ये टोटल कितना नंबर है, ये टोटल कितना नंबर है। तो ये सबके 10th क्लास के AP चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर ये अपने आप AP में 2 6 6 का गया था, यहाँ पे सब में 6 6 का गया था, और जो लास्ट में नंबर लिखा हुआ है उसको अगर हम TN बोलते हैं, तो TN = 498 दिया हुआ है ना। NH टर्म का फॉर्मूला होता है AP में, और इसका मतलब होता है A + n - 1 × D = 498, और A की जगह पे हम पहले टर्म को लिख रहे होंगे +n - 1 × D, मतलब जो गैप है इनका 6, वो 498। इसका मतलब ये 6 से एक बार में, 6 से एक बार में, और ये 6 से कट रहा होगा 83 बार में, और फिर ये 1 से 1 भी कट जाएगा, मतलब n = 83 आ जाएगा। ये हम बहुत आराम से इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप लोग सबको 11th क्लास में है, तो ये सॉल्व करने सबको को आता होगा। इसका मतलब इस R में टोटल 83 स्टूडेंट्स होंगे। फिर अगर हमको P का फाइंड आउट करना है, मतलब 496 जो nth पोजीशन पे है, जो लास्ट में पोजीशन पे है, इक्वल्स टू में A + n - 1 × जो दोनों के बीच का गैप है 4, तो 4 से ही एक बार में, और 4 से 1 24 बार में, फिर ये 1 से 1 भी कट रहा होगा, मतलब n = 124 आ रहा होगा। इसका मतलब ये टोटल 124 नंबर होगा। दिक्कत होगा इस सेकंड वाले सेट में, Q वाले सेट में। तो Q वाला सेट हालांकि हल्का है लेकिन थोड़ा सा टफ है। 7 14 फिर 21 फिर 28 एंड सो ऑन, बढ़ते बढ़ते 497। सेम प्रोसेस करते हैं।
497 मतलब nth पोजीशन का नंबर, a मतलब ये प्लस n माइनस 1 इंटू में d, 7 से एक बार में 7 से 71 बार में, फिर ये 1 से 1 कट जाएगा, n इक्वल टू 71 होगा। इसका मतलब अब यहाँ पे हमको 71 नहीं रख देना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल नंबर है वो 71 है, ये टोटल 71 है। तो इसमें कितना ऑड मल्टीपल आया, कितना इवन मल्टीपल आया, उसके लिए वही प्रोसेस करना है इसमें। अगर हमको क्योंकि ऑड ज़्यादा बार आ रहा होगा, क्योंकि ऑड से शुरू हुआ ऑड पे खत्म हो रहा है, तो जो ज़्यादा बार आ रहा होता है उसके लिए हम 1 जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब ये 72/2 36 आ जाएगा। ठीक है। अगर हमको इवन का फाइंड आउट करना होता है तो इसमें से 1 माइनस करके 2 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो 35 आ जाता है, या इसी से 1 माइनस कर देते हैं, दोनों तरीका है। इसका मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसमें 35 स्टूडेंट आ रहे हैं। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं कि बच्चा ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा वहाँ पे कि हाँ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, यूनियन दे दिया, ये सब चीज़ दे दिया और आपको बोला कि हाँ इसे फाइंड आउट करिए। वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। वहाँ पे एक आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि उसमें 5-5 कंसेप्ट का काम आ रहा होगा, मतलब 10th क्लास का भी काम आ रहा होगा, 9th क्लास का भी काम आ रहा होगा, 6th का भी काम आ रहा होगा, हो सकता है कोई और चैप्टर को इसमें इंक्लूड कर दे। तो मतलब ये सब तो बेसिक ही है, 10th क्लास का बेसिक्स पढ़ा होगा कि कैसे नंबर फाइंड आउट किया जाता है, कैसे टोटल नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट, जो सिंसियर स्टूडेंट है। फिर अच्छा हमको तो ये फाइंड आउट करना है। अच्छा ये अगर एन पी यूनियन क्यू यूनियन आर फाइंड आउट करना है, इसका मतलब होता है एन पी प्लस एन क्यू। अच्छा इसको शॉर्ट में लिखते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस पी इंटरसेक्शन क्यू माइनस क्यू इंटरसेक्शन आर माइनस पी इंटरसेक्शन आर, दोनों का बारी बारी से, और लास्ट में सबके इंटरसेक्शन को ऐड करना होता है। मेरे पास तो पी क्यू आर का वैल्यू आ गया। अब हमको पी यूनियन क्यू चाहिए। अच्छा ये तो एक साइड में लिख देते हैं इसको, चाहे यहाँ से मिटा के, माइनस पी इंटरसेक्शन आर। अच्छा पी इंटरसेक्शन क्यू भी चाहिए, फिर क्यू इंटरसेक्शन आर चाहिए, फिर पी इंटरसेक्शन आर चाहिए, और लास्टली हमको पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर चाहिए। ये भी फाइंड आउट करना बहुत आसान है। पी इंटरसेक्शन क्यू का ये मतलब हुआ, ये तो 4 का मल्टीपल था, ये तो 7 का मल्टीपल था। इसके मल्टीपल में सारा इवन नंबर आ रहा है, इसके मल्टीपल में जो इसके सेट के अंदर लिखा हुआ है वो सारा का सारा ऑड नंबर है, इसमें सारा इवन नंबर, इसमें सारा ऑड नंबर, तो दोनों में कुछ कॉमन होगा ही नहीं, मतलब आंसर कितना हो जाएगा इसके लिए 0। वैसे ही यहाँ देखिएगा, ये अगर 6 का मल्टीपल है, 6 का अगर ये मल्टीपल है तो वो सारा नंबर है जो 6 से कटने वाला है, मतलब सारा इवन नंबर है, और ये सारा ऑड नंबर है, तो ऑड में और इवन में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा होगा, तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, इसका मतलब इसमें कुछ कॉमन हो सकता है। अच्छा ये 4 6 कॉमन नहीं है, 8 यहाँ पे 8 नहीं लिखा हुआ, लेकिन 12 तो कॉमन आ रहा है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे ये 4 का मल्टीपल है, ये 6 का मल्टीपल है, दोनों 4 और 6 को अगर हम मिलाते हैं, जैसे वही सेम प्रोसेस करना है हमको कि अगर दोनों में हमको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों सेट्स में आ रहा होगा, तो हमको ऐसे काउंटिंग करके चेक नहीं करना है, हमको फाइंड आउट करना है कि ये चूंकि 4 का मल्टीपल था और ये 6 का मल्टीपल है, तो हमको 4-6 का एलसीएम लेना है, और 4-6 का अगर एलसीएम लेते हैं तो आंसर आ रहा होगा 12। इसका मतलब जो पहला नंबर दोनों में कॉमन होगा वो 12 होगा, और 12 का जो भी मल्टीपल मिलते जाएगा हमको ये दोनों सेट में, वो सब का सब कॉमन होते जाएगा, क्योंकि 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी कटता है, जो 6 से भी कटता है। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों सेट में 12 का जितना भी मल्टीपल होगा उसको हम कॉमन निकाल के यहाँ पे लिख रहा होंगे। तो ये तो समझ में आ गया होगा सबको कि 12 का मल्टीपल क्यों लेना है, क्योंकि ये 4 से कटने वाला है, ये 6 से कटने वाला है। तो पहला नंबर 12 होगा, दूसरा नंबर 24 होगा, मतलब जो P इंटरसेक्शन R में लिखा रहा होगा वो पहला 12 फिर 24, अच्छा फिर अगला हो रहा होगा 36, ऐसे बढ़ते बढ़ते 500 से कम। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया कि 500 से कम कौन सा ऐसा नंबर है जो 12 से कट रहा होगा, मतलब यहाँ पे अगर 12 का डिवाइड करते हैं तो 4 बार में 4820 हो जाएगा, फिर एक बार में लग रहा होगा 12 और यहाँ पे 8 बचा होगा, मतलब इस 8 को हमको सीधा 500 से माइनस कर लेना है, मतलब 492 आ रहा होगा। अब हमको सिर्फ काउंट कर लेना है कि टोटल कितना नंबर होगा। उसके लिए फिर वही nth टर्म पे जो बैठा हुआ है
जो nth टर्म पे बैठा हुआ है, या ये भी कर सकते हैं कि जो लास्ट वाला टर्म है उसमें सीधे 12 का डिवाइड करा दें। ताकि शॉर्ट ट्रिक बहुत होता है। शॉर्ट ट्रिक इसलिए इतना नहीं बताया जाता है कि हो सकता है बहुत लोगों को समझ में नहीं है, इसलिए पूरा प्रोसेस यहाँ पे बता देते हैं। जो लास्ट पोजीशन में बैठा हुआ है वो मतलब Tn इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी मतलब गैप कितने का, 12 का। तो 12 12 और 12 से कट जाएगा 41 बाद में, और फिर ये 1 से 1 भी कट जाएगा, मतलब n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 41। आप अगर इस 492 में 12 का डिवाइड भी कर दें तब भी 41 आ रहा होगा। वैसे ही 496 में अगर 4 का डिवाइड कर दें तब भी 124 आ रहा होगा। इसमें 6 का डिवाइड कर दें तब भी 83 आ रहा होगा। तो ये सब एक शॉर्ट तरीका होगा जिसको भी जानना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हम 41 लिख रहे होंगे। अच्छा, ये एक ऐसा सेट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है तीनों में कॉमन एलिमेंट्स को। तो चूंकि दो में तो कुछ कॉमन मिल रहा है, लेकिन उसका जैसे दोनों में 12 का मल्टीपल कॉमन है, लेकिन इसमें कोई भी 12 का मल्टीपल नहीं आएगा। ये इवन को, ये भी इवन को, लेकिन ये ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो इवन का सेट है, एक ऑड का सेट है। तो जब इवन ऑड में कुछ कॉमन होगा ही नहीं, तो दो इवन और एक ऑड में कॉमन कैसे हो सकता है? इसका मतलब इसमें भी आंसर कितना जाना होगा? 0। इसका मतलब मेरे पास अब हर एक डेटा अवेलेबल है। अभी सारे डेटा का यूज करके हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। पी के जगह पे लिख रहे होंगे 124, क्यू के जगह पे लिख रहे होंगे 35, आर के जगह पे लिख रहे होंगे 83, और तीनों के इंटरसेक्शन को माइनस करना है, मतलब -0 -0 -41, और लास्टली ऐड कर देना है इसको, मतलब 0 को। इसका मतलब ये -6 और 6 इसमें से घटेगा 77, 7 1 2। एक बार कैलकुलेशन आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा कि कहीं ऐड सब्ट्रैक्ट करने में गलती ना हो। 124 35 83 माइनस का 0 0 41 0, 35 -41 -6, 6 माइनस हुआ 77, 7 4 11। ठीक है, ये फाइनल आंसर हुआ इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं, आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इन क्लास, किसी क्लास में 345 स्टूडेंट हैं और टुक इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस आर इक्वली नंबर, और उस क्लास में जिन्होंने इंग्लिश लिया है, मैथ्स लिया है और साइंस लिया है, सारे स्टूडेंट्स बराबर बराबर है। देयर आर 30 स्टूडेंट्स हु टुक मैथ्स एंड इंग्लिश, 30 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ्स और इंग्लिश लिया। 26 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ्स और साइंस को लिया, और 28 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइंस और इंग्लिश को लिया। And 14 took all 3 subjects. There are 43 students who did not like any subject. 43 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने किसी को नहीं लिया। तो ये जो लास्ट का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, 43 स्टूडेंट जिन्होंने किसी सब्जेक्ट को प्रेफर नहीं किया, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये 345 जो है ये एज ए यूनिवर्सल सेट काम करेगा। मतलब अगर यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया जाए तो ये जो पूरा स्टूडेंट का टीम है, ये अपने आप में 345 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसमें 3 तरह का सेट बनाना है, मतलब 3 सर्कल्स बनाना है। एक होगा मैथ्स के लिए, एक होगा इंग्लिश के लिए, और एक हो जाएगा साइंस के लिए। उसके बाद आउट ऑफ दिस 345 स्टूडेंट्स, लास्ट में मेंशन किया हुआ है कि 43 स्टूडेंट्स आर देयर हु डिड नॉट टेक एनी सब्जेक्ट्स। इसका मतलब जो स्टूडेंट इसके अंदर ये पूरा मिला के आ रहा है वो 345 माइनस का 43, इसका मतलब 302 ही स्टूडेंट ऐसा होगा जो या तो मैथ या तो इंग्लिश या तो साइंस या तीनों मिला के या कोई 2-2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा होगा। क्वेश्चन में ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो मैथ्स पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जो इंग्लिश पढ़ने वाला स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला से नहीं कर रहे होंगे, वो बहुत लेंथी हो जाएगा, और सबसे बेस्ट अप्रोच होगा इसको वेन डायग्राम के थ्रू ही बनाना। तो जो मैथ्स पढ़ने वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और जो साइंस पढ़ने वाले हैं, वो तीनों अपने आप में बराबर हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वो तीनों x के बराबर होंगे। इसका मतलब ये जो पूरा रीजन है ये अपने आप में x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी x को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यहाँ पे एक बार के लिए ऐसे दिखा देते हैं, पूरा x को, ये भी पूरा x को, और ये पूरा भी x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि 14 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 3 सब्जेक्ट्स को ऑप्ट किया है। मतलब ये जो रीजन होगा जो तीनों के लिए कॉमन रीजन है, ये अपने आप में 14 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फिर आगे क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि देयर आर 30 स्टूडेंट्स हु टुक मैथ्स एंड इंग्लिश। मैथ्स और इंग्लिश दोनों ही लेने वाले 30 स्टूडेंट है। ये रीजन दोनों का होता है, ये 30। अगर ये पूरा 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है
तो 30 में से अगर 14 माइनस कर दे तो ये 16 हो जाएगा। वैसे ही मैथ्स एंड साइंस के 26 स्टूडेंट हैं, मैथ और साइंस के अगर टोटल 26 स्टूडेंट हैं, इस 26 में से अगर 14 माइनस कर देते हैं तो ये 12 हो जाएगा। और वैसे ही 28 ऐसे स्टूडेंट हैं तो जिन्होंने साइंस और इंग्लिश को लिया, तो साइंस और इंग्लिश वाले अगर टोटल 28 स्टूडेंट हैं जो दोनों में कॉमन है, पूरे 28 में से अगर 14 को माइनस कर होंगे तो 14 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, अच्छा हमको ये भी मालूम है कि ये जो 302 है वो पूरे यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको और क्लियर से लिख देते हैं, ये जो मैथ्स का यूनियन, इंग्लिश का यूनियन साइंस का है, वो अपने आप में 345, मतलब ये लिखने का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी क्या होगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु आर ऑप्टिंग एटलीस्ट मैथ, इंग्लिश और साइंस, जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट को ऑप्ट किया। कम से कम एक बोलने का मतलब है कि या तो मैथ्स को ऑप्ट किया कम से कम एक, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब मैथ भी हो सकता है, या हो सकता है कोई मैथ्स और इंग्लिश पढ़ रहा हो सकता है कोई मैथ इंग्लिश साइंस तीनों पढ़ रहा हो, मतलब जितना पॉसिबिलिटी बन सकता है। हो सकता है कोई सिर्फ साइंस या सिर्फ साइंस और इंग्लिश पढ़ रहा हो। तो टोटल 345 में से तो 43 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मतलब 302 स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ा। कुछ ना कुछ पढ़ा का मतलब या तो मैथ्स या तो इंग्लिश या तो साइंस या तीनों मिला के या दो मिला के पढ़ रहा हूँ। इसका ये मतलब हुआ ये जो पूरा रीजन हुआ, ये जो पूरा रीजन हुआ, ये पूरा ये अपने आप में 302 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमको पता है कि ये पूरा जब x को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पूरे x में से अगर इस तीनों को माइनस कर दिया जाए तो ये रीजन आ जाएगा। पूरे x में से ये तीनों रीजन को माइनस कर दिया जाए तो ये भी। अरे एक और बात, कोई जरूरी नहीं कि जो तरीका यहाँ पे हम बता रहे हो वही एक मेथड है, और भी शॉर्ट मेथड हो सकता है। तो चूंकि एक बार में एक ही मेथड को यहाँ पे बताया जा सकता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाए। अगर ये पूरा x को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम x में से इस तीनों के सम को माइनस कर रहे हैं, तो 60 और 14 16 और 14 मिलकर हो गया 30 और ये 42। वैसे ही पूरे x में से अगर इस रीजन को माइनस कर ले 28 माइनस 28 और ये 12 माइनस 40, इस पूरे x में से इस पूरे को माइनस कर देते हैं, ये हो गया 30 और माइनस का 44। इसका ये मतलब होगा कि x माइनस 42 प्लस x माइनस 44 प्लस x माइनस 40, ये प्लस ये और फिर ये तीनों का सम। मतलब या तो इस दोनों को लिख दें 30, मतलब पूरा डिटेल में एक बार लिख देते हैं यहाँ पे 16 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 14 और ये सब मिलके अपने आप में 302 के बराबर हो गया। अब हमको सिर्फ यहाँ से सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, x और ये x तीनों मिलके 3x। अच्छा ये दोनों मिलके होगा 30 इसमें से घटा तो -10 इसमें से घटा तो 2 इसमें से घटा तो 300 में से 14 को माइनस करना है और फिर 42 को ऐड कर देना है। इसका मतलब 3x इक्वल्स टू फिर से -42 और ये 86, ये 126 माइनस का 126 और ये 30 और 40 42 52 56 प्लस का 56 इक्वल्स टू में 302 हो गया। अच्छा इसका मतलब 3x माइनस का 0 एंड 7 इक्वल्स टू 302। इसका मतलब 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 302 प्लस का 70, इसका मतलब 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 273। इसका मतलब x इक्वल्स टू हो रहा होगा, अगर 3 का डिवाइड इसमें कर दे तो 124 आ रहा होगा। इसका ये मतलब हुआ कि मैथ्स पढ़ने वाले भी 124 स्टूडेंट हैं, क्योंकि x का आंसर चूंकि 124 आया, मतलब मैथ्स भी पढ़ने वाले 124 हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले भी 124 हैं और साइंस पढ़ने वाले भी 124 हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर हु टुक इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट साइंस, जिन्होंने इंग्लिश को और मैथ्स को ऑप्ट किया है लेकिन साइंस को ऑप्ट नहीं किया है। मतलब मैथ्स और इंग्लिश वाले रीजन में से इस साइंस वाले रीजन को हटा रहे होंगे, इस साइंस वाले रीजन को पूरी तरह से यहाँ से हटा रहे होंगे। हमको ये बताना है कि ये जितना स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ओवरऑल का कितना परसेंट है। थोड़ा सा यहाँ से ये डेटा हटाना होगा। ठीक है, तो ये चूंकि x का वैल्यू कितना है 124, तो मैथ्स प्लस इंग्लिश, लेकिन उसमें से हमको साइंस वाले को अगर हटाना है तो हमको ये पूरा रीजन को कंसीडर करना होगा। मतलब ये और ये मिलकर हो रहा होगा 2x, x 2x माइनस का 42 माइनस का ये मिलकर हो जाएगा -86 प्लस का 16। इसका मतलब 2x माइनस का 70
और हमको x के नाम पे 124 बनना है, मतलब 2 इंटू 124 माइनस का 70, मतलब 248 माइनस का 70, इसका मतलब 8 और 24 में से 7 जाएगा 178 आ रहा होगा। ठीक है, 178 आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन है कि जैसे ये पूछा जाए कि अगर टोटल 5 आदमी हैं तो 2 आदमी इस 5 आदमी का कितना परसेंट है, तो हम कर क्या रहे होंगे 2/5 इंटू 100 है ना, ये इससे 20 बार में कटेगा, 40% आंसर आ जाएगा। हमसे कोई ये पूछे कि 14 30 का कितना परसेंट है या 14 25 का कितना परसेंट है, 14 25 का जिसका परसेंट पूछा जाएगा उसको नीचे इंटू में 100 लिख देना है, कट जाएगा, ये टोटल 56% आ रहा होगा। तो हमसे कोई ये पूछे कि 80 का कितना परसेंट है, तो 60 के नीचे 80 लिखना होगा, 60 आउट ऑफ 80, और 100 में अगर पूछा जाए परसेंटेज तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 5 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, और ये 15 बार में कर जाएगा, टोटल 75% आंसर आ रहा होगा। तो सेम प्रोसेस हमको यहाँ भी करना है कि ये जो ऐसा स्टूडेंट है यहाँ पे 178 ऐसा स्टूडेंट है जो मैथ्स पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, लेकिन ये नीचे वाला जो था साइंस नहीं पढ़ रहा है, मैथ्स भी पढ़ रहा है, इंग्लिश भी पढ़ रहा है, लेकिन साइंस नहीं पढ़ रहा है। तो ये जो टोटल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट है 178, ये ओवरऑल इस पूरे का कितना परसेंट है, तो अगर हमको परसेंटेज में बताना है तो 178 बाई टोटल नंबर 302 इंटू में 100 कर देंगे, और जो भी इसको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा होगा वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्स में हो सकता है कि अप्रॉक्स में नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो उसको उसका आंसर अप्रॉक्स में दे देना है। ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं कि आउट ऑफ 345 स्टूडेंट्स इन क्लास, 3 तरह के स्टूडेंट हैं क्लास में, एक इंग्लिश, फिर मैथ्स और साइंस पढ़ने वाले, और तीनों का नंबर अपने आप में बराबर है, तो हम तीनों को पहले ही x मान लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से यहाँ पे एक सर्किल बनाया हुआ था जो कि साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे ये सर्कल ऐसे आया, ये सर्कल ऐसे गया, बस हो गया। यहाँ पे 14 लिखा हुआ था, 14 मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने तीनों को ऑप्ट किया। फिर 30 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने मैथ्स और इंग्लिश को ऑप्ट किया, तो पूरे 30 में से 14 को घटाया गया, 16 आ गया। फिर 26 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने मैथ्स और साइंस को ऑप्ट किया था, जिन्होंने मैथ्स और साइंस को ऑप्ट किया था, टोटल 26, तो 26 में से 14 माइनस हुआ, ये 12 आ गया। फिर टोटल 28 ऐसे स्टूडेंट है, 28, जिन्होंने मैथ्स, जिन्होंने इंग्लिश और साइंस को ऑप्ट किया, तो टोटल 28 में से अगर 14 को हटा दिया जाए तो ये 14 आ जाएगा। क्योंकि ये पूरा रीजन x को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमको सिर्फ ये वाला रीजन चाहिए, तो पूरे x में से इसको सम करके माइनस कर दें। सेम प्रोसेस तीनों में किया गया, और यहाँ पे आया था x माइनस का 40। ठीक है, फिर ये भी क्वेश्चन के लास्ट में मेंशन किया हुआ है कि आउट ऑफ 345 कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, 43 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इन तीनों में से किसी सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा। मतलब ये तीनों पढ़ने वाला कितना है, तो 345 में से मेरे को 43 माइनस करना होगा, तब जो आंसर आ रहा होगा वो ये बताएगा कि 302 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई सब्जेक्ट्स को पढ़ा है। ठीक है, अब खाली सारे का सम करके बराबर में 302 कर देना है, उससे जो x का आंसर आ रहा होगा वो मैथ्स, इंग्लिश और साइंस पढ़ने वाला स्टूडेंट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन के लास्ट में ये पूछा गया कि उन सारे स्टूडेंट का परसेंटेज बताना है जो सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो वेन डायग्राम से क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश का पूछा जाए, केवल मैथ्स और इंग्लिश का। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ मैथ्स में आ रहे हो, सिर्फ इंग्लिश में आ रहे हो, या दोनों में मिला के आ रहे हो, ऐसे रीजन में आ रहे हो। मतलब हमको साइंस के सारे रीजन को यहाँ से हटा देना होगा। अगर हम साइंस के सारे रीजन को हटा देते हैं, मतलब साइंस के सब्जेक्ट को हटा देते हैं, तो मेरे पास 1, 2 और 3 रीजन बनता है। अगर इस तीनों रीजन को ऐड करते हैं तो 2x माइनस ही आता है, मतलब 2x माइनस 70 आता है, और x का आंसर मेरे पास 124 आया हुआ है। अगर x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो आंसर 178 आता है। इट मीन्स दैट देयर आर टोटल 178 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 302 हु आर स्टडीइंग ईदर मैथ और इंग्लिश। अब इसका परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो परसेंटेज का मतलब है जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आउट ऑफ टोटल इंटू में 100। अगर इसको सॉल्व कर दें तो 59% आंसर आ रहा होगा। तो हो सकता है कि बहुत लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा हो, तो एक बार वो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखें तो उनको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि बहुत धीरे धीरे बताया गया है।